हेलो स्टूडेंट्स, तो याद है ना पिछले लेक्चर में हमने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को पढ़ा था। बताइए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितनी पेप्टाइड चेन होती हैं? मैम 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है। और 4 पेप्टाइड चेन में आपको क्या क्या मिलता है? 2 हैवी चेन है ना, H2, एंड 2 क्या मिलती हैं? लाइट चेन्स मिलती हैं, ठीक है जी मैम, ठीक है, ठीक। और 2 हैवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, एक हैवी और लाइट चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। यह है एंटीजन बाइंडिंग साइट, याद है, और इसको हम इसलिए फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग भी कहते हैं। और ये पूरा जो रीजन आता है क्या आता है? फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ठीक है। चलिए अब हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। Because these antibodies are found in the blood, the response is called humoral immune response. चलिए मुझे ये बताइए, क्या आपको याद है कि एंटीबॉडीज कौन सी सेल्स बनाती हैं? बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट उनको हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो हैं वो कहाँ जाती हैं? ब्लड में जाके जो हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए एंटीबॉडीज जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं हम? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल मतलब फ्लूइड है ना, ब्लड क्या है? फ्लूइड, ठीक। इसीलिए ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किससे मिलता है? एंटीबॉडी से मिलता है। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये 2 में से 2 तरह के जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं? एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा होगा? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ही एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा। दूसरे टाइप का जो आता है, सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सेल से मिलेगा, टी लिम्फोसाइट से मिलेगा, और बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडीज बनेगी वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होगा। एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी देंगे तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और सेल देगी तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब कौन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देगा? तो डेफिनेटली अब आपको पता चल गया है, द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देंगे और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। वेरी ऑफन when some human organs like heart, eye, liver, kidney fails to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. बहुत बार क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स जैसे कि हमारा हार्ट, हमारी आईज, हमारा लीवर, किडनी जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दो। मतलब अपना जो खराब हार्ट है, जो काम नहीं कर पा रहा सही से, उसको हटा के एक नया हार्ट लगा दो, नई किडनी लगा दो, नई आइस लगा दो, ठीक है। तो फिर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि कोई डोनर मिले जो हमको डोनेट कर पाए, या डोनेट नहीं कर पाता, कई बार पैसों से भी देता है ना, जो कि हमें दे पाए, अपना हार्ट दे पाए, किडनीज दे पाए। और मैक्सिमम जिन लोगों की डेथ हो जाती है कुछ टाइम तक उनके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं तो इमीडिएटली उनके ऑर्गन्स मतलब
ऑर्गन्स जो हैं वो निकाल के डेथ से पहले भी, मतलब जिनको ये पता होता है कि मतलब मेरा अब डेथ होने वाला है, ठीक, तो ऑर्गन्स निकाल के वो अपना दे देते हैं। कुछ लोग अपनी मजबूरी में देते हैं। आइज तो मतलब आफ्टर डेथ भी थोड़ा टाइम काम करती हैं, तो आफ्टर डेथ भी ले ली जाती हैं, इमिडिएटली करना पड़ता है ये सब, लेकिन है ना। तो फिर एक डोनर की रिसर्च जो है वो शुरू होती है कि कौन ये ऑर्गन देगा। देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। तो कैसा सुटेबल डोनर ढूंढना है, क्या मतलब सुटेबल डोनर का, क्या सुटेबल डोनर कोई भी किसी को भी दे देगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करता है, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। Why is it that the organ cannot be taken from just anybody? ऐसा क्यों होता है कि किसी से भी ऐसे ही ऑर्गन नहीं लिया जा सकता? What is that the doctors check? टी होगा यहाँ, है ना। ऐसा क्या है जिसको डॉक्टर चेक करते हैं? तो आपको देखिए अपना आंसर मिलेगा। Grafts from just any source, an animal, another primate or any other human beings cannot be made since the graft would be rejected sooner or later। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा क्यों होता है कि किसी से भी उठा के आप ऑर्गन्स को किसी दूसरे में नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि आप ग्राफ्ट, मतलब ग्राफ्ट वो हुआ जो भी तुम्हें पार्ट डालना है ना, समझते हैं। जो भी तुम ट्रांसप्लांट कर रहे हो, चाहे तुम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, चाहे जो भी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, वो क्या है, एक ग्राफ्ट लेंगे हम उसको। समझ गए ना बच्चे कि ग्राफ्ट क्या हुआ? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तुमको। चलिए फिर, अब अगर आप किसी से भी ग्राफ्ट ले लेते हैं, एक किसी एनिमल से, किसी दूसरे प्राइमेट से, या किसी भी ह्यूमन बीइंग से, और किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग में डालने लगते हैं, तो ग्राफ्ट जो है वो पहले या बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किसी से नहीं डाल सकते। टिश्यू मैचिंग एंड, अब पूछा है क्या चेक करता है डॉक्टर? टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, and even after this the patient has to take immunosuppressant all his or her life। ठीक है, तो टिश्यू जो हैं, टिश्यू मैच करने पड़ते हैं। टिश्यू मैच हो रहा है इनका या नहीं हो रहा है? ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे ब्लड ग्रुप बी वाले का जो ऑर्गन है वो मेरी बॉडी में रखने लगे, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए है। मेरे ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होगी। क्या होगी? मेरे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, तो अगर बी ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन से मुझे ऑर्गन दिया जा रहा है, तो मेरी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी थोड़े ही टाइम में, और वो फंक्शन नहीं करेगा। अल्टीमेटली उससे भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जरूर मैच करना पड़ता है। टिश्यू और ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसप्लांट से पहले चेक करना पड़ता है। इसके बावजूद आप अपने ही ब्लड ग्रुप वाले का ले रहे हैं ऑर्गन, ठीक है, सब कुछ मैच करता है, फिर भी जो पेशेंट है उसको पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब उसकी बॉडी ना अपने और पराये में, हमारी बॉडी अपने में और पराये में डिफरेंस करना जानती है। ठीक है, चाहे सब कुछ मैच करता हो, फिर भी वो कहेगी कि नहीं 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 ये मेरा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो हैं वो लेने ही पड़ते हैं पूरी जिंदगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो क्या मैम हम यूं ही किसी से भी ऑर्गन ले लेते हैं और फिर भी इम्यूनोसप्रेसेंट खा लेंगे? बेटा उस केस में तो काम ही नहीं करेगा तुम्हारा बॉडी, मतलब एंटीबॉडीज इतना इफेक्टिवली अटैक करेंगी। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट वहाँ कुछ नहीं करेंगे। दूसरे केस में सब ब्लड ग्रुप और टिश्यू दोनों मैच हुए हैं, फिर भी वो कुछ इम्यून रिस्पॉन्स देगी आपकी बॉडी, पर वो इम्यून रिस्पॉन्स को इम्यूनोसप्रेसेंट के थ्रू सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है मैम, आपने तो कहा कि हमारा जो एंटीबॉडी वाला है कि एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगी, एंटीबॉडी पहचानेगी। यहाँ तो ये लिख रहे हैं कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचानती है, पर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस नहीं बल्कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ बेटा, एंटीबॉडी भी होता है, ठीक, एंटीबॉडी, लेकिन अगर पूरा मैच कर ली है, एंटीबॉडी अगर मैच हो गई हैं तो दूसरा फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो होगा, सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ठीक है, वो क्या करेंगी, अगर टिश्यू मैच नहीं हुआ है, ब्लड ग्रुप तो बात की बात, अगर टिश्यू मैच नहीं हुआ है तो वो उसको खत्म करना शुरू कर देंगी। तो मेनली याद रखिएगा, हमारी बॉडी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाती है। ठीक है, जो ये इम्यूनो सप्रेसेंट लिए जा रहे हैं, जब ब्लड ग्रुप मैच हो चुका है, एंटीबॉडी सब कुछ मैच है, उसके बाद भी हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स है ना, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हर चीज को पहचान लेता है। ठीक, और वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। समझ गए आप? तो एंटीबॉडी नहीं, मेनली जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। भूलोगे तो नहीं बेटा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। समझ गए? ग्राफ्ट क्या है? जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो क्या है? एक ग्राफ्ट है। चलिए, अब हमने कंप्लीट किया अपना एंटीबॉडी का, और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या क्या करते हैं वो सारा हमने कंप्लीट किया। अब इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं कि ये सेल्स हमें इम्यूनिटी देती हैं। तो ये एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब आपको कोई फ्री में कोई कुछ मिल जाए तो वो पैसिवली है। जब आपको कमाना पड़े तो आपको एक्टिव होना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, उसी तरह से इम्यूनिटी जब आपको खुद से ही मिले, मतलब आपको बाहर से एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाल दी गई, ठीक, तो आपको वो पैसिव इम्यूनिटी हो गई। अगर आपके शरीर ने खुद से बनाई एंटीबॉडीज, खुद से मेहनत की, तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अभी वैक्सीन का बहुत वेट हो रहा है, हाँ, कोरोना के टाइम में। चलिए, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. तो जब होस्ट मतलब हम, एंटीजन मतलब जो आ रहा है हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल, जब होस्ट एक्सपोज होते हैं एंटीजन के लिए, एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, अब वो एंटीजन लिविंग भी हो सकता है और डेड प्रोटीन या माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारी बॉडी में बनती हैं। तो जब भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बेटा जो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को, एंटीबॉडी को बनाता है, उसके रिस्पॉन्स को प्रोवोक करता है, वो फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन कहलाता है। तो एंटीजन लिविंग भी हो सकता है, डेड माइक्रोब या प्रोटीन भी हो सकती है, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो जब एंटीजन आएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी जो है वो बनाएगी एंटीबॉडी, इसी को हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज बनाई in response to living or dead antigen. Okay, active immunity is slow and takes time to give its full effective response. ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो आराम से आती है। ऐसा नहीं हो कि एकदम से तुमको इम्यूनिटी मिल जाएगी, नो। एक्टिव इम्यूनिटी बहुत ही स्लो, कंपैरेटिवली मतलब स्लो होता है, और पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में थोड़ा वक्त लगाता है। ठीक है, अब देखिए, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स
deliberately during immunization or infectious organisms gaining access into our body during natural infection induce active immunity। तो बोलते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी आपको कैसे मिल सकती है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है जिसके तहत आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी होती है। तो इम्यूनाइजेशन में क्या किया जाता है, कई बार आपकी बॉडी में डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के माइक्रोब को डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो माइक्रोब इतना खतरनाक नहीं होता, उसको कम जो है खतरनाक बना दिया जाता है। मतलब खतरनाक नहीं रहता, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता कि तुम्हें एकदम जाके बीमारी कर देगा, है ना। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि माइक्रोब्स को डेलिबरेटली हमारी बॉडी में डाला जाता है, और कई बार जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं, नेचुरल इन्फेक्शन होता है। दोनों ही चीज़ें हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। मतलब जब आप बीमार हो गए तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई तो एंटीजन गया होगा, उस एंटीजन के लिए आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज ज़रूर बनाई होंगी, तो वो एंटीबॉडीज अब आपको एक्टिव इम्यूनिटी देंगी, आपकी बॉडी ने खुद बनाई है वो। वैसे ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इंसान को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। उसमें आपकी बॉडी में वीक करके माइक्रोब को डाल दिया जाता है और आपकी बॉडी फिर उसके लिए जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक। दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी के हैं। बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी कब मिलती है? When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. तो जब हमारे शरीर को रेडीमेड एंटीबॉडीज मतलब हमारे शरीर को नहीं बनानी पड़ रही है, खुद से बनी बनाई बाहर से हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, है ना। तो जब इस तरह से रेडीमेड पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज जो हैं हमारी बॉडी में डाली जाती हैं ताकि हमको फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिले, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। डू यू नो why mother milk is considered very essential for the newborn infant? क्या आप जानते हैं कि माँ का जो दूध होता है नवजात शिशु के लिए वो इतना क्यों जरूरी होता है? देखिए आंसर भी ये खुद ही देते हैं। The yellowish fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation has abundant antibody immunoglobulin A to protect the infant। तो माँ का जो दूध होता है शुरुआती दिनों में जो निकलता है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम, और कोलोस्ट्रम में हमको मिलती है एंटीबॉडी ए, इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी? IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो क्या वो हमारे शरीर में खुद बनाई? नहीं, वो हमें मम्मी से मिली, डायरेक्टली मिली, है ना। मम्मी ने हमको फ्री में दे दिया वो एंटीबॉडी, लो तुम सेफ रहो, है ना। इतना प्यार करती है माँ हमसे, तो बच्चा जो है उससे थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है। तो बताइए ये एक्टिव इम्यूनिटी है या पैसिव इम्यूनिटी है? ये पैसिव इम्यूनिटी है, ओके। फिर द फीटस ऑल्सो रिसीव्स सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा। ये सम एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। कौन सी है ये? इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है। IgG जो है वो हमको प्लेसेंटा से मिलती है, मदर जो है प्लेसेंटा के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचाती है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। समझ आया एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद से लड़ेगी इम्यूनिटी के लिए, खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। पैसिव इम्यूनिटी बॉडी बोलेगी चलो दे दो। अभी जैसे कुछ लोग जो है वो उनको आजकल इतने ज़्यादा माइक्रोब्स जो हैं वो बढ़ गए हैं कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए होती है। बहुत सारी दवाइयों के लिए हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीनेशन, कोरोना के लिए भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना। तो वो पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी, कुछ एक की बॉडी ने खुद से रिस्पॉन्ड किया है और एक्टिव इम्यूनिटी उनके पास है। लेकिन जिनके पास नहीं है, बहुत से लोग होंगे जिनको एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है और वो बीमार हो रहे हैं, फाइट नहीं कर पा रही है बॉडी, डेथ हो रही है। तो बहुत से लोग होंगे जिनका इम्यूनिटी वीक होगा और उनकी बॉडी कोरोना से फाइट नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए वैक्सीनेशन का ज़रूरत होता है
जिसके थ्रू जो है बॉडी में हमारे डायरेक्ट एंटीबॉडीज भी डाली जा सकती हैं, है ना। तो वो उस केस में पैसिव इम्यूनिटी हमें मिलेगी। तो चलिए, अगर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है तो अच्छे से हम पढ़ ही लेते हैं कि क्या है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system। अब ये याद रखिएगा कि जो हम इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं, जो हम वैक्सीनेशन बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी ही दी जाती है। इम्यूनाइजेशन मतलब वो कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू आपके इम्यून रिस्पॉन्स को जो है स्ट्रांग बनाया जाएगा, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और वैक्सीनेशन जो है वो इम्यूनाइजेशन के अंडर ही एक हिस्सा आता है ना, कि वैक्सीन दो और इम्यूनाइजेशन मिलेगा। ठीक, तो इनका प्रिंसिपल क्या है? इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दोनों का प्रिंसिपल क्या है? मेमोरी, कि हमारी इम्यून सिस्टम के पास याददाश्त है, मेमोरी है। ठीक है, ओके, देखते हैं फिर क्या करेगी ये। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, ठीक है, और inactivated weakened pathogen are introduced into the body। ठीक है, अब क्या किया जाएगा वैक्सीनेशन में? या तो पैथोजन के लिए एंटीजेनिक प्रोटीन्स बना दी जाएंगी। ठीक है, क्या किया जाएगा? एंटीजन प्रोटीन्स बना दी जाएंगी पैथोजन की, या फिर इनएक्टिवेट करके या वीक करके पैथोजन को हमारी बॉडी में डाल दिया जाएगा। वैक्सीनेशन में क्या किया जाएगा बेटा? पैथोजन की जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं, मतलब जो डिजीज काउजिंग प्रोटीन्स हैं, वो बनाई जाएंगी, वो हमारी बॉडी में डाली जाएंगी। या हो सकता है पूरा का पूरा जो पैथोजन है उसको ही इनएक्टिवेट करके, उसके प्रोसेस को वीक करके हमारी बॉडी में डाल दिया जाए। और वही होता है वैक्सीन में, वीक करके हमारी बॉडी में पैथोजन को डाल दिया जाता है, या एंटीजन प्रोटीन बना दी जाती है पैथोजन की। ठीक, फिर क्या होगा? द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। ठीक है, अब जानबूझ के आपके शरीर में पहले ही कमजोर करके पैथोजन को डाल दिया गया है। वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में कमजोर करा हुआ पैथोजन होता है जिसको आपकी बॉडी में डाला होता है। ठीक, फिर वो कमजोर किया हुआ पैथोजन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो एंटीबॉडीज बना देता है। ठीक है, तो इसीलिए जब एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग वाला पैथोजन हमारी बॉडी में घुसेगा तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या तैयार होंगी? एंटीबॉडीज तैयार होंगी, और फिर वो एंटीबॉडीज जो हैं उस स्ट्रॉन्ग वाले पैथोजन को भी न्यूट्रलाइज कर देंगी, उसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे नहीं होने देंगी। तो समझ गए आप वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन में एंटीजेनिक प्रोटीन डाली जाएंगी पैथोजन के लिए, या फिर पैथोजन को ही इनएक्टिवेट करके डाल दिया जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए, द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स that recognize the pathogen quickly or subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। वैक्सीन जो है, अब वैक्सीन जो दी ना आपने, जिसमें आपने वीक पैथोजन डाला बॉडी में, अब उस वीक पैथोजन के लिए भी बी और टी सेल्स ने याद रखा है ना। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स उसको भी याद रखेंगे कि आया था हमारी बॉडी में पहले। ठीक, फिर चाहे स्ट्रॉन्ग वाला आ जाएगा, एक्चुअल इन्फेक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म आ जाएगा जो बहुत इन्फेक्शन कर सकता था, है ना, तो हमारी बॉडी को याद रहेगा कि पहले आया था, भले ही कमजोर था, लेकिन मैंने इसके लिए एंटीबॉडीज तो बनाई थी। ठीक, फिर वो कहता है आओ तुम आओ, ठीक है, आ जाओ तुम पैथोजन। वो उसको हैरान कर देता है, एकदम ओवरवेलम कर देता है। ठीक, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर देती है हमारी बॉडी। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। क्या डाला जाता है वैक्सीन में? मैम वैक्सीन में ना वो हमने वीक करके पैथोजन को डाला, फिर क्या हुआ? फिर ना मैम हमारी बॉडी ने ना याद रख लिया हमारी बॉडी ने, वैक्सीन ने जो है बीटा और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को बोला कि याद रखो ये तुम्हारी बॉडी में आया था, इसके लिए एंटीबॉडीज भी बना दो और इसकी याद भी रखो। बी और टी सेल ने बोला हाँ हम याद रखेंगे। और फिर क्या हुआ? फिर जब वो स्ट्रॉन्ग वाला खतरनाक वाला आया ना वो पैथोजन हमारी बॉडी में, ठीक, तो एकदम से बी और टी सेल्स ने
बी सेल्स ने ऐसी एंटीबॉडीज निकाली कि वो हैरान रह गया पैथोजन, और उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया। चलिए अब क्या होगा, ठीक है। इफ अ पर्सन is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the performed antibodies or antitoxins, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार हमको वैक्सीनेशन नहीं देना होता, कई बार हमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज जो हैं वो डालनी होती हैं। कैसे मैम डायरेक्ट एंटीबॉडीज कैसे डालेंगे? क्योंकि बेटा कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही डेडली माइक्रोब जो है हमारे बॉडी में घुस जाता है, ठीक, और हमारी बॉडी जो है एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, जैसा कि टेटनस के केस में होता है। तो हमें उसके अगेंस्ट पहले से तैयार एंटीबॉडीज डालनी पड़ती हैं। आपको पता है ना कि जब भी आपको लोहा कहीं चुभ जाता है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है, आपकी बॉडी में डायरेक्ट पहले ही एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, ठीक है। क्योंकि टेटनस काउज कर सकता है, टेटनस हो सकता है आपको, तो टेटनस के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज प्रिपेयर रखी होती हैं, फटाफट से आपको एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है और एंटीटॉक्सिन दी जाती है। एंटीटॉक्सिन में भी क्या होती हैं, टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ही होती हैं। समझ गए ना आप एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं? अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, ठीक। अब आप ये ले लो, जब आपको सांप काट लेगा, ठीक है, सांप काट लेगा, डॉक्टर पूछता है कौन से सांप ने काटा है, ठीक है। कौन से सांप ने काटा है क्यों पूछता है? क्योंकि उस सांप के लिए डॉक्टर के पास पर्टिकुलरली उस सांप के जहर के लिए, टॉक्सिन के लिए एंटीबॉडीज होगी, तो डॉक्टर एंटीबॉडीज डालेगा। समझ गए ना? तो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज मतलब पहले से तैयार एंटीबॉडीज, ठीक है। Even in case of snake bites, the injections which is given to the patients contain performed antibodies against the snake venom, ठीक है। कई बार हमको सांप काट लेता है, उस केस में भी पहले से तैयार एंटीबॉडी ही डाली जाती है जो किसी पर्टिकुलर स्नेक के विनोम के लिए पहले से तैयार रखी होती है। इस तरह का इम्यूनाइजेशन भी पैसिव इम्यूनाइजेशन ही कहलाता है, जिसमें एंटीबॉडीज को डायरेक्टली हमारी बॉडी में डाला जाता है। वैक्सीनेशन समझ गए? वैक्सीनेशन में मेनली क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है बेटा? हमारी बॉडी को तैयार किया जाता है। कैसे? उस वैक्सीनेशन में मैम वीक माइक्रोब होगा, या उस माइक्रोब की जो एंटीजेनिक प्रोटीन होगी वो होगी वैक्सीन में, उसको हमारी बॉडी में डालेंगे, हमारी बॉडी जो है वो क्या देगी? हमको इम्यूनिटी देगी, एक्टिव। तो वैक्सीनेशन से एग्जैक्टली तुमको एक्टिव इम्यूनिटी मिल रही है ना। पर जब डायरेक्टली एंटीबॉडीज डाल रहे हैं तो पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। समझ गए या नहीं समझे? चलिए देखिए, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है कि कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया या यीस्ट के जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड होंगे, मतलब उनमें वो हिस्से उनके, वो प्रोटीन्स उनकी जो कि एंटीजेनिक होंगी, जो कि बीमारी काउज करने वाली होंगी, उनको हम खुद भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। खुद बना लेंगे पर थोड़ा कम डेंजरस बनाएंगे और उसको एज अ वैक्सीन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प किया है कि हम बैक्टीरिया और यीस्ट पैथोजन के जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड हैं, मतलब जो डिजीज काउजिंग पॉलीपेप्टाइड हैं, उनको बना सकें, ठीक है। तो वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन and hence greater availability of immunization. तो for example hepatitis B vaccine produced from the yeast, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो वैक्सीन बनाई जाएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसने हमको हेल्प किया है कि एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड जो हैं, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड हम ले सकते हैं पैथोजन से और उनको जो है फिर हमारी बॉडी में जो है वो डाला जा सकता है, ठीक।
तो इस अप्रोच से जो वैक्सीन बनाई जाएंगी, ये जो बताया ना, इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बनाए जाएंगे, उससे हम बहुत सारे जो हैं वो लार्ज स्केल में हम वैक्सीन को बना सकते हैं, बड़ी ज्यादा मात्रा में हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन थी वो बनी थी यीस्ट से। ठीक है, किससे बनाई गई थी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन? यीस्ट से बनाई गई थी हेपेटाइटिस बी की